जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे करकू। जो बामा का लिखा हुआ करकू एक दलित महिला द्वारा तमिल भाषा में लिखी हुई पहली आत्मकथा है। ये दर्शाती है कि किस तरह बामा के जीवन में जाति और धर्म ने बहुत पीड़ा और दुख दिए। लेखक का जन्म एक दलित परिवार में हुआ, जहां उसकी तरह के दलित उच्च जाति के लोगों के खेतों में जाकर काम करके अपना जीवन यापन करते थे और बाकी दिनों में जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके बेचते थे। उच्च जाति के लोग बड़ा आरामदायक जीवन बिताते थे, लेकिन दलितों का जीवन दुखों से भरा होता था। उच्च जाति के लोग पक्के शानदार मकानों में रहते थे, लेकिन दलित लोग मिट्टी से बने और घास से छाए मकानों में रहते थे। उन्हें बस्ती में लगे एकमात्र नलके से लाइन में लगकर पानी भरना पड़ता था। छुआछूत आम बात थी। उच्च जाति के लोग दलितों को नहीं छूते थे, ना ही उनकी छुई हुई वस्तु का प्रयोग करते थे। लेखक के स्कूल में भी छुआछूत आम बात थी। अध्यापक दलितों के विषय में बड़ी घटिया बातें करते थे और दलित विद्यार्थियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे। अगर कुछ गलत हो जाता तो दोष हमेशा दलित विद्यार्थियों को ही जाता था। 8वीं कक्षा के बाद लेखक को पड़ोस के कस्बे के स्कूल में डाला गया। वहां वह हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल की वार्डन दलित और गरीब विद्यार्थियों को पसंद नहीं करती थी। वह कहती थी कि ऐसे विद्यार्थियों को घर में खाना तक नहीं मिलता और यहाँ आकर वे खा खा कर मोटे हो जाते हैं। बसों में भी छुआछूत की जाती थी। अगर किसी उच्च जाति के आदमी के पास दलित आकर बैठ जाए तो उसे उठने को कहा जाता था। स्कूल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन लेखक खूब मेहनत करती थी और हमेशा अच्छे अंक लेती थी। इस कारण सब विद्यार्थी उसका आदर करते थे। उसे अपने भाई के ये शब्द याद थे कि अगर वे अच्छी तरह पढ़ें तो वे उन्नति कर सकते हैं। जब लेखिका ने कॉलेज में दाखिला लिया तो सोचा कि वहाँ जाति के कारण उससे भेदभाव नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं था। वहाँ भी दलितों को घृणा की नज़र से ही देखा जाता था। दलितों से नफरत और भेदभाव कॉन्वेंट में भी होता था। जब लेखिका ने बीएड करने के बाद एक कॉन्वेंट में पढ़ाना शुरू किया तो एक नन उसकी जाति पूछी। जब लेखिका ने बताया कि उसकी जाति पराया यानी कि दलित है, तो उस नन के चेहरे पर नफरत के भाव साफ साफ उभर आए। लेखिका ने सोचा कि अगर वह खुद एक नन बन जाए तो शायद ये भेदभाव नहीं होगा, परंतु उसकी सोच गलत साबित हुई। जब लेखिका ने नन बनने के लिए अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो उसे बताया कि उसके दलित होने के बावजूद भी उसे नन बनाकर उस पर खास कृपा की जा रही थी, क्योंकि ईसाइयों की अन्य धार्मिक संस्थाएं ऐसा नहीं करती थी। जमीन के चौथाई भाग का स्वामित्व नायकर उच्च जाति के लोगों का था। दलित परिवार एक नायकर परिवार के साथ बंधुआ मजदूर की तरह जुड़ा हुआ था। पराया और पाला जाति के दलित इसी तरह काम करते थे। अन्य कुछ दलित जातियों के लोग सड़कें और नालियां साफ करते थे, छाछ और टोकरियां बनाने का काम करते थे। लेखिका के पिता सेना में थे। जब वे साल के बाद छुट्टी आते तो कई चीज़ें लेकर आते। जब वे 2 महीने तक घर रहते तो सब आराम से रहते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। खाने के लिए काफ़ी होता था, लेकिन उनके जाने के बाद फिर चावल का पानी पीकर निर्वाह करना पड़ता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद लेखिका को एक कन्वेंट के हॉस्टल में डाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ा स्कूल था। शुरू में उसे घर की बहुत याद आती थी, लेकिन उसके भाई ने उसे धमकी दी थी कि उसे वहाँ रहना ही पड़ेगा। स्कूल और हॉस्टल में लड़कियाँ सुंदर कपड़े पहनती थी, परंतु लेखिका के पास ऐसे कपड़े नहीं थे। लेकिन लेखिका ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाया और वह अच्छे अंक लेकर पास होती रही। 11वीं कक्षा पास करने के बाद लेखिका कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, पर उसके पिता सहमत नहीं थे। फिर उसने एक नन की सहायता से अपनी माता को मनाया और कॉलेज में दाखिल हो गई। कॉलेज में दाखिल होने के बाद 1 हफ्ते तक उसे एक ही सूट पहनना पड़ा, क्योंकि वह अपने साथ कोई और कपड़े और बिस्तर नहीं लाई थी। बाद में उसकी माता ने उसे कपड़े और बिस्तर दे गई। उसके पिता ने उसे बड़ा गुस्से भरा पत्र लिखा कि जब लेखिका ने परीक्षाओं में अच्छे अंक लेने शुरू कर दिए तो सभी अध्यापक और नन उसकी प्रशंसा करने लगे।
कॉलेज में अच्छे अंक लेने के बाद लेखिका ने बीएड किया और एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वह हर महीने अच्छे पैसे कमाने लगी। इससे उसका जीवन आरामदेह बन गया। उसने महसूस किया कि किस तरह पैसे वाले लोगों का जीवन आरामदायक होता है और किस तरह दलित बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छी तरह नहीं रह पाते। दलितों की सेवा करने के लिए लेखिका एक धार्मिक संगठन में प्रवेश करके एक नन बन गई, परंतु कुछ सालों के बाद ही उसे एहसास हो गया कि उसका फैसला गलत था। कॉन्वेंट में प्रवेश करने से पहले वे सोचा करती थी कि वह गरीब की तरह रहकर गरीबों की सेवा करेगी, लेकिन बात कुछ विपरीत निकली। कॉन्वेंट के अंदर ही कुछ इस तरह का माहौल था। इससे भी बढ़कर उसने देखा कि वहाँ भी दलित ननों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनसे सारा घटिया काम करवाया जाता था और उच्च जाति की ननें बड़े आराम से रहती थी। उनके पास ही कॉन्वेंट की सारी ताकत और अधिकार थे। दुखी होकर लेखिका कॉन्वेंट छोड़कर फिर आम दुनिया में आ गई। अब उसके पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। वह एहसास करने लगी कि उसकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उसने देखा कि किस तरह उच्च जातियों के लोग बिना काम किए बड़े आराम से रहते थे और दलित मेहनत करने के बावजूद भी झोंपड़ियों में भूखे पेट सोते थे। लेखिका का कहना है कि आज भी दलितों की हालत वैसी ही है। बहुत से दलित लोग अपनी हालत को अपना भाग्य समझकर समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसे अपना भाग्य मानने से इनकार करते हैं। वे उच्च जाति के लोगों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध करते हैं, परंतु सारा धन दौलत उच्च जाति लोगों के पास है, इसलिए वे कुछ नहीं कर पाते। परिणाम यह है कि आज भी दलितों की हालत वैसी की वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये दोस्तों बामा का जो कारकू है, फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफी है, रिटन बाई किसी वुमेन के द्वारा इन तमिल। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई Lakshmi Holstorm in 2000 and was instantly acclaimed by readers and critics, bringing Crossword Award for Translation twice in 2001 and 7. So, we know that the author focused on caste, religion, both of which caused great pain in her life. The book describes Bama's life from childhood to adulthood. The first-person narrative expresses the traumatic experiences of caste discrimination from the standpoint of the Dalit woman. Thank you so much for watching this video and have a nice time.